हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 3 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है यूएस और ईरान का टेंशन कैसे एस्केलेट हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर यूएसए कैसे इंटरवीन कर रहा है और इस इंटरवेंशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसी पूरे आर्टिकल की मैं कॉन्टेक्स्ट आपको इंडिया के साथ लेकर के बताऊंगा। जिन बच्चों का PSIR ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग मैं दूंगा उन सभी चीज़ों से आपको ये समझ में आएगा कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है। और इसी से कनेक्टेड देखिए क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ NAM विच इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन दी करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा उन सभी पॉइंट्स का एक इस्तेमाल कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की जो अर्बन वेस्ट की क्राइसिस है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी किस तरीके से बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ पे आपको दोबारा से मैंने कल ही समझाया था सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, एक बार दोबारा एक नए नज़रिए से आपको मैं समझाऊंगा और इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि भैया बेल इज द रूल, जेल केवल एक्सेप्शन है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपको पहले मैं जजमेंट बताऊंगा और इस वर्ड का, इस स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहीं पे आपको समझ में आएगा कस्टोडियल वायलेंस का क्या इसमें एक रिलेशन हो सकता है। एक ब्रॉडर लेवल पे आपको मैं समझाऊंगा चीज़ों को जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो टसल चलती है, जुडिशरी जो बात नहीं बोलता है, वहीं पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखोगे तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो कैसे मिसयूज़ करती हैं इस चीज़ का, जो सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया जिसकी वजह से ये। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इजराइल ने रेस्ट्रिक्ट की ह्यूमैनिटेरियन NGO की जो मूवमेंट था गाजा में, तो इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने इसको कहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर बात कही जाए यहाँ पे इतना ही है आर्टिकल, लेकिन आपको मैं एक रेफरेंस बताऊंगा कि ये जो चीज़ इजराइल ने की है उसका ब्रॉडर लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। MSF का मतलब बताऊंगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतलब बताऊंगा, यूपीएससी ने कैसे PYQs पूछे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि कैसे टॉयलेट से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मतलब टॉयलेट को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जो भी स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़े लेवल पे हमने टॉयलेट्स बनवाई थी उसके अंदर क्या क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस का सोल्यूशन कैसे लिया जा सकता है, और ये बात होगी नेक्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत में। ये एक एडिटोरियल है जहाँ पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अब आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी, जो कुछ भी आपको मैं बताता हूँ उसका मेन रेफरेंस किससे होता है। एक आपको मैं ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि आप अपने मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी स्टडी यहीं पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो, किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हो, तो उसको आपको एक जहाँ पे एकाग्र करना पड़ेगा। उस आर्टिकल से कितनी ज़्यादा चीज़ें आप ब्रॉडन अप कर पा रहे हो, व्हेन आई एम सेइंग यहीं से है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी सोर्स से पढ़ो, किसी भी वीडियो से पढ़ो, बट मेक श्योर करिए कि अगर आपने आधे घंटे भी कहीं पे दिए हैं तो एटलीस्ट आप 1 से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सको। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, और जब टाइम वेस्टेज होगा वो भी ऐसे क्रूशियल स्टेज में, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो आपका पूरा अटेम्प्ट कॉस्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल एकदम सिंपल सा लिखा है, यूएस विल कम टू रेस्क्यू ऑफ ईरानियंस। ठीक है, अब आपको मैं एक स्टोरी फॉर्म में समझाता हूँ हुआ क्या है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है। ठीक है, अब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रही, क्यों चल रही, क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, इन्फ्लेशन है, वहाँ पे जो उसकी करेंसी है कोलैप्स हो चुकी है। इससे क्या हो रहा है, जो बहुत सारी सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर जो ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टैंड लेकर के उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इन्हीं सब के बीच में यूएसए आया। यूएसए ने कहा कि भैया सुनो, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की आदत है, ही केम एंड ही सेड कि अगर आपने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, अगर इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके से कोई भी एक मॉर्टैलिटी होती है या किसी की डेथ होती है, तब यहाँ पे यूएस मिलिट्री इंटरवीन करेगी। और जैसे ही ये बात आई
तो उससे क्या हुआ, ईरान ने कहा कि भैया अगर यूएस ट्रूप यहाँ पे आएंगे या फिर बेसिस वेस्ट एशिया में इस चीज़ को और ज़्यादा लेजिटिमाइज करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, पूरी वेस्ट एशिया की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये पूरा केस है अगर इन शॉर्ट आपको समझाया जाए, ठीक है। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ईरान के अंदर जो क्राइसिस चल रही है उस क्राइसिस में ट्रंप ने क्या बोल दिया है। बेसिकली ये ट्विटर के ऊपर इतना पूरा आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। अब आपको मैं पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, ये दिखाता क्या है, ये है मेन चीज़ आपके मेंस के लिए। ये दिखाता है कि इंटरनल मैटर जो है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है एक्सटर्नल एक्टर के द्वारा, जो कि कौन है, यूएसए है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक क्राइसिस है वो कन्वर्ट हो रही है जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट पे, क्योंकि जो इजराइल है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। किस मामले में, जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है उसको सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। अब जब इजराइल का इंटरवेंशन हो रहा है तो भी ईरान को पसंद नहीं आ रहा है, यूएसए का हो रहा है वो भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट इट शोज। अब सवाल उठता है कि ये जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉज होती है। पहली चीज़ तो लॉस ऑफ सॉवरेनिटी होता है, वायलेंस का एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, रीजनल में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इकोनॉमिक वर्सनिंग तो बाय डिफॉल्ट होगी क्योंकि सैंक्शन बनेंगे, यहाँ से लोग अपना पैसा लेकर के जाएंगे, करेंसी कोलैप्स तो होना बहुत ज़्यादा एकदम स्वाभाविक सी बात है। अब इसको आप कनेक्ट करिए इंडिया के साथ कि इंडिया में क्या कभी ऐसा हुआ है या इंडिया में ऐसी कभी करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप ध्यान दोगे इंडिया हमेशा एक चीज़ को बोलता है कि हम जो है नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी अपहोल्ड करते हैं। व्हाट डज इट मीन, हम किसी के मैटर में जाके इंटरवीन नहीं करेंगे और हम ऐसा आशा भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा आकर के हमारी जो ऑटोनॉमी है उसमें इंटरवीन ना करे, ठीक है। तो ये यूएन चार्टर का प्रिंसिपल भी है जिसको अपहोल्ड करता है। अब यहाँ पे कभी कुछ केसेस जैसे कश्मीर का नॉर्थ ईस्ट फार्मर प्रोटेस्ट जब हुआ था तो वहां पे एक्सटर्नल नैरेटिव्स ने अटेम्प्ट किया था इंटरवीन करने का, लेकिन इंडिया ने इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली रखा था। अब ईरान की ये सिचुएशन बन रही है एकदम इतने ब्रॉड लेवल पे आके, कोई एक स्टेट का प्रेसिडेंट ये सारी चीजें बोल रहा है, तो क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर किसी स्टेट की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन नहीं सही होती है तो वो ओवरऑल उसके पूरे के पूरे नैरेटिव के ऊपर इंपैक्ट करता है। यहाँ पे जो डायस्पोरा पॉलिटिक्स होता है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा पड़ता है और इससे क्या होता है, इंडिया का इंटरनल इशू कई बार इंटरनेशनलाइज भी हो जाता है। और जो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है ये भी इंपैक्ट करेगी इंडिया को, कि ऑयल प्राइसेस, रेमिटेंस, जो भी इंडियन डायस्पोरा रह रहा है वेस्ट एशिया में वो भी इंपैक्ट हो सकता है। तो आपको इस नज़रिए से, अब अगर जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड दे रखी है, ये सारी स्लाइड यहाँ पे आपको मेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ है। और कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बस न्यूज़ पढ़ लो, वो यूपीएससी वहाँ से पूछ लेगा। न्यूज़ से, वो न्यूज़ एक इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आपको डिराइव करनी पड़ेगी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें समझा दी, इतना ही आपको जानना है। तो जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इनको आप एज अ ब्लूप्रिंट बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इस चीज़ को कहा है कि भाई साहब आपको कभी भी बेल को डिनाई नहीं करना है, जेल केवल एक्सेप्शनल केसेस में होगा। अगर कभी भी कोई सिक्योरिटी एजेंसी अंडर ट्रायल डाल के किसी को उसमें कंटिन्यूसली इम्प्रिजनमेंट देती जा रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहीं पे सेम चीज़ कही है कि जो प्री ट्रायल डिटेंशन होता है वो कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक कैदी है, एक्स है, उस कैदी को पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है और वो क्या हो रहा है, एटलीस्ट एंड में जेल में तो है ही, सज़ा जब मिलती है तब भी जेल में होता है। तो बिना सज़ा मिले, बिना सज़ा कन्विक्ट हुए और उसको जेल में कंटिन्यूसली रखा जा रहा है और नाम दिया जा रहा है प्री ट्रायल डिटेंशन, तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ होगी, लॉन्ग और डिसप्रपोर्शनेट कस्टडी वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, वायलेट करती है आर्टिकल 21 को। तो जो बेल है ये क्वालिफाइड राइट है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप जस्टिफाई कर रहे हो बेल को ये बोल के कि नहीं भैया बेल आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपका ट्रायल चल रहा है। ये चीज़ क्रिटिसाइज की है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ग्रांट करते समय बेल जो कपिल और आपके धीरज वाधवान थे उनको बेल ग्रांट कर रहे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोली हैं। तो ये जो लाइन बोली गई इसका काफ़ी ज़्यादा एक अहम योगदान है किसमें, जो आप देखोगे वाई सुप्रीम कोर्ट सेट दिस थिंग। तो यहाँ पे जो मिसयूज हो रहा है, स्ट्रिंजेंट मिसयूज किया जा रहा है स्टैंडर्ड लॉस को यूज करके, कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं उनको जेल में रखा जाए विदाउट प्रॉपर ट्रायल करवाए, विदाउट कोर्ट लिए जाए। बस उनको क्या है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। ट्रायल्स में बहुत डिले हो रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एकदम बोलते हैं कि जो सीरियस ऑफेंस कोई होता है उसको बाय डिफॉल्ट ये समझ लेते हैं कि भैया यहाँ सीरियस ऑफेंस में कोई आया है तो बाय डिफॉल्ट ये तो
पक्का कन्विक्ट होगा ही होगा, तो उसको बेल डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे 21 आर्टिकल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो रीअफर्म होता है कि रीअसर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे जो रूलिंग दी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो इंसान है उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें क्या है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है कि जो प्रोसेस है जस्टिस मिलने का वो नहीं होना चाहिए प्रोसेस बिकमिंग पनिशमेंट। अगर किसी इंसान को जस्टिस मिलना है, जस्टिस दोनों तरीके से होती है, एक जस्टिस होगा जो कि बेगुनाह है उसको जस्टिस मिलना, एक होता है गुनाह उसको भी उसका जस्टिस मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, उसको सजा मिलके। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस में ही पनिशमेंट स्टार्ट हो जाए, कभी ऐसा बेगुनाह हो उसको भी दिक्कत ना हो इस चीज से, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इस रूलिंग की। यहाँ पे जो आर्बिट्री स्टेट की पावर होती है उस पर भी चेक लगाया जाता है, फेयरनेस चेक करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो स्ट्रिंजेंट लॉस बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस रूलिंग की, आपको ऐसे समझना है। अब यहाँ पे समझोगे ये डिराइव कहाँ से हो रही चीज़ें, तो आर्टिकल 21 देखोगे, राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, मेंटल हेल्थ, पर्सनल ऑटोनॉमी, सबकी बात करता है। अब यूपीएससी ने 21 में स्ट्रेट अवे राइट टू प्राइवेसी पूछा, कहाँ बोलोगे, 21 में बोलोगे। 2018 में राइट टू प्राइवेसी बोला, कहाँ बोलोगे, 21 में बोलोगे। तो ये सारे क्या है क्वेश्चंस जो यूपीएससी अक्सर फ्रेम कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करता है, ये एक एडिटोरियल है जो बात कर रहा है इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट रिडन है, पर्टिकुलरली अर्बन इंडिया, ठीक है। मतलब अर्बन इंडिया में इतना ज़्यादा वेस्ट हो रखा है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो कुछ इंटरनेशनल बातें की जाए, तो जो COP30 की समिट हुई वहाँ पे वेस्ट को और सर्कुलरिटी को सेंटर पे रखा गया कि भाई अगर हमें क्लाइमेट एक्शन लेना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि वेस्ट को हम क्या अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और यहीं पे नो ऑर्गेनिक वेस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ये आपको पता होना चाहिए नो ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या है, ताकि एमिशंस जो है मीथेन का उसको कट किया जा सके। इंडिया का जो मिशन लाइफ है वो भी अलाइन होता है बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल जहां पे वेस्ट को हम यूटिलाइज करेंगे किसी दूसरी चीजों में, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा सीवियर वेस्ट की क्राइसिस है, इतना 165 मिलियन वेस्ट एनुअली हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे गार्बेज फ्री सिटीज बाय 2026 ये एक बहुत ज्यादा नेसेसिटी है अगर हमें हेल्थ, इकोनॉमी और क्लाइमेट को अच्छे से रिटेन करना है। यहीं पे बात होती है सर्कुलर इकोनॉमी के अप्रोच की, जहां पे वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा एज अ रिसोर्स। मतलब कोई खाना आपने खाया या कोई भी चीज आपने यूज की, उसके बाद वेस्ट बन गया, लेकिन उस वेस्ट को एज अ रिसोर्स या फिर रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम इस अप्रोच से दूर जा सकें कि वेस्ट मतलब उठा करके क्लाइमेट में डाल दो, एनवायरमेंट में डाल दो और वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दे क्लाइमेट क्राइसिस को, ठीक है। तो यहां पे मैंने हाईलाइट किया है आपके आंसर राइटिंग के लिए प्रॉब्लम को और फिर सोल्यूशन को। प्रॉब्लम क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन ये इंक्रीज कर रहा है बियॉन्ड सिटी, किसको, जो भी आपके कूड़े होते हैं। फिर यहाँ पे लीनियर इकोनॉमी भी एक प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपल क्या है, एक बार यूज कर रहे हो उसके बाद डिस्पोज किया जा रहा है, ठीक है। फिर सेग्रीगेशन बहुत पुअर है, प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन की और डिमोलिशिंग जो एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा हो रही है, इससे क्या हो रहा है, इलीगल डंपिंग हो रही है। रिसाइकलिंग इनएडुकेट है, म्युनिसिपल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा वीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन ऑन टॉप। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी मेंस में कुछ लिख रहे हो तो आप ये जरूर लिख सकते हैं वहां पे सिटीजन पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सारे कुछ की टर्म्स हैं जो आप इस्तेमाल करोगे तो आपके आंसर को बहुत अलग स्टैंड करवाएंगे। जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ये भी बहुत ज्यादा, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सोल्यूशन क्या बात की इस एडिटोरियल में, हमें सर्कुलर इकोनॉमी में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे वेस्ट का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल हम किसी दूसरी चीज को बनाने में करें। हमें यूनिवर्सल सेग्रीगेशन करना पड़ेगा सोर्स पे ही जहां पे कूड़ा हो रहा है। कंपोस्टिंग को, बायोमिथेनेशन को हमें और ज्यादा स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बस अगर कहीं रेसिड्यू या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ है उसको फेंक दो, उससे हम कंपोस्टिंग करेंगे ताकि उसको सॉइल में डाल के और ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और मजबूत होनी चाहिए। हमें वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करना होगा, म्युनिसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी और जो मिशन लाइफ है उसमें सिटीजन्स को एंगेज करना होगा ताकि ये चीज और ज्यादा सही हो सके। अगेन ये कल ही मैंने समझा दिया था, यूपीएससी 25 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों में बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। पहले में कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करता है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। तो सेकंड और थर्ड क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, तो क्या इससे रिड्यूस होगा ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज कम किया जाएगा एज इनपुट? एब्सोल्युटली होगा। फिर कह रहे हैं कि अगर हम रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किस चीज को, वेस्टेज को, तो उससे क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे वन स्टेटमेंट इज द राइट वन। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज MSF। MSF का मतलब क्या है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ही आपके MSF हैं, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इजराइल ने रिवोक कर दिया है 37 फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को जो गाजा में काम कर रही हैं। उनका काम क्या है, ऑपरेट करना और देखना कि वहाँ पे हेल्थ की कोई क्राइसिस तो नहीं हो रही है, खाने की कोई ऐसी कमी तो नहीं हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन उसने कंडेम किया। उन्होंने कहा है भैया ये बहुत ही सीरियस ब्लो है ह्यूमैनिटेरियन एड में, और उन्होंने कहा है मेडिकल केयर को डिनाई करना, वो भी सिविलियन को, दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये किसके ऊपर ब्लेम लग रहा है, इजराइल के ऊपर, कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस को वो वॉयलेट कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और इससे चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे 15 डॉक्टर विदाउट जो बॉर्डर होते हैं उनके स्टाफ किल हो गए थे, मर गए थे, किसमें, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही है, ऑक्सफैम हो रहा है, नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल है, वर्ल्ड विजन है, बट आपको पता होना चाहिए MSF के बारे में। अगर आपको मैं बात बताऊँ, 1971 फ्रांस में इसको बनाया गया था। इसका नाम क्या था, MSF का मतलब होता है मेडिसिन सैंस फ्रॉन्टियर्स। अब इसका टाइप क्या है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इमरजेंसी मेडिकल एड लोगों को देती है कॉन्फ्लिक्ट के समय में, एक एपिडेमिक डिजास्टर के टाइम पे। 70+ कंट्रीज में इनकी अवेलेबिलिटी प्रेजेंस होती है। प्रिंसिपल इनका होता है न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी। इसको नोबेल पीस प्राइज भी 1999 में मिला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसी से कनेक्टेड एक और ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, 1961 में फाउंड की गई थी। इसे ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं अगेंस्ट ह्यूमन राइट अब्यूजेस। 150 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस होती है। इनका फोकस की बात की जाए तो जस्टिस, फ्रीडम, डिग्निटी फॉर ऑल पे इनकी बात होती है, ठीक है। अगर आप देखो यूपीएससी 2016 का सवाल क्या, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये क्या है, आप क्या बोलोगे इसको, आप पूरा एक बार ध्यान से पढ़ो तो आप बोलोगे ये नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये यूएन का हिस्सा नहीं है। अक्सर यूपीएससी में यूएन का हिस्सा लिख देंगे तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 2015 का एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, आप क्या बोलोगे, ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है टू हेल्प वेरी पुअर पीपल। तो आपको अभी मैंने बताया ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट मूवमेंट को, प्रोटेस्ट को, कैंपेन को लेकर के चलती है, ठीक है। फिर देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल पे सेम सवाल वहीं पे पूछ लिया गया था। देखिए यूपीएससी 2015 में पूछा गया, फिर 2015 पीसीएस में भी जनरली पूछ लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, अनटचेबिलिटी, नन ऑफ द, तो आप बोलोगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है फ्रॉम टॉयलेट टू ट्रीटमेंट के ऊपर। तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया है जहां पे यूनिवर्सल टॉयलेट एक्सेस की बात की गई। विद ओवर 12 करोड़ टॉयलेट्स जो हैं उनको हर जहां पे हर एक विलेजेस में इंस्टॉल किया जाए ताकि विलेजेस को ODF का दर्जा मिल सके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ODF, तो आप बोलोगे ओपन डिफिकेशन फ्री। तो अब यहां पे दिक्कत क्या हुई, अब ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज इसके होने के बाद क्या हो रहा है कि जो भी आपका फीकल स्लज मैनेजमेंट होता है वो सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपने टॉयलेट तो बना दी है, लेकिन टॉयलेट के अंदर जो वेस्ट होगा उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये इसी को कहते हैं फीकल स्लज मैनेजमेंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक और पिट्स। तो अब जो आपका स्वच्छ भारत अभियान का सेकेंड फेज है वहां पे फोकस किया जा रहा है कैसे हम उस टॉयलेट के वेस्ट को किस तरीके से हम लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लेकर के आए जिससे सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम बनाया जा सके। अभी 97% विलेजेस को डिक्लेयर तो कर दिया है ODF फ्री, लेकिन अभी भी वहाँ पे FSM जिसे फीकल स्लज मैनेजमेंट कहते हैं वो एक बहुत मेजर गैप है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र के सतारा मॉडल में, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो विलेजेस हैं उनको लिंक किया जा रहा है अर्बन फीकल स्लज मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान पे, जिससे क्या होगा जो अर्बन और रूरल की पार्टनरशिप है वो सही हो सके। मतलब जो सतारा मॉडल में क्या होगा, जो भी वहां पे विलेजेस के अंदर टॉयलेट्स होंगे उसके वेस्ट को यूटिलाइज किया जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो ये चीजें काफी ज्यादा एक मॉडल के तरीके से काम करती है, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं टू द पॉइंट चीजें बताऊं तो क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वहां पे टॉयलेट का जो वेस्ट होगा वो ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो प्रिवेंट, इससे सॉइल कंटेमिनेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस वजह से जरूरी है अगर मैनेजमेंट होगा तो प्रिवेंट होगा ग्राउंड वाटर और सॉइल का कंटेमिनेशन। और क्या मदद मिलेगी,
वाटर बोर्न डिसीजेस जो होती हैं, पब्लिक हेल्थ रिस्क भी थोड़ा और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। हमें जो ODF का गेन है वो सस्टेन कर पाएंगे, वुमेन की डिग्निटी और प्रोटेक्ट होगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा रिवर्स, लेक्स, फील्ड में। अर्बन रूरल सैनिटेशन सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगी उनके लिए अगर हम अच्छे से फीकल स्लज मैनेजमेंट करते हैं। सवाल उठता है चैलेंज क्या है? पहली चीज चैलेंज तो यही होगा, अनसेफ डी स्लजिंग हो रहा है। जनरली क्या होता है, टॉयलेट के अंदर जो वेस्ट होता है उसको इनफॉर्मल ऑपरेटर्स आते हैं और आ करके कहीं पे भी उसको फेंक देते हैं। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, कॉस्टिंग और इरेगुलर एम्प्टिंग हो रही है, ये सब हाई कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं ढंग का। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमें शेड्यूल्ड डी स्लजिंग करनी होगी, हर 5 से 7 साल में जो भी सेप्टिक टैंक होता है उसको साफ करना होगा। हमें अर्बन रूरल लिंकेज प्रॉपर डेवलप करना होगा जिससे सिटी ट्रीटमेंट को, सिटी में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिंक किया जा सके रूरल के साथ। हमें क्लस्टर टाइप का मॉडल अपनाना होगा जिससे जो स्लज होता है, जो वेस्ट होता है, उसको ट्रीट किया जा सके। अफोर्डेबल सैनिटेशन टैक्सेस को लेवाई करना होगा ग्राम पंचायत लेवल पे, इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।